नमस्कार, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 की हिंदी प्रथम उद्बोधन जो कि आपकी व्याकरण की पुस्तिका है, उसका पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको इस पाठ के नाम से ही पता लग रहा है कि इस पाठ का नाम है वर्ण विचार। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि वर्ण क्या है। वह वही हैं जब आप नर्सरी कक्षा में गए और आपकी हिंदी की अध्यापिका ने आपको अ से अनार से लेकर अह खाली तक और क से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक सिखाया था, वही आज आप कक्षा 7 में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। इनकी समस्त जानकारी आपको इस अध्याय में दी जाएगी। इसमें आपको बताया जाएगा स्वर और व्यंजन किस प्रकार से अलग हैं, स्वरों के कितने भेद हैं और व्यंजनों के कितने भेद हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह ये क्या हैं, अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है और इसी प्रकार से आपको इसमें जो नई ध्वनियां विदेशों से आई हैं, जिन्हें हम आगत ध्वनियों के नाम से जानते हैं, जिनका प्रयोग हम अर्ध चंद्रमा के रूप में, अर्धचंद्र बिंदी जो होती है उसके रूप में करते हैं, और नुक्ता जो हमारे अरबी फारसी शब्दों के को सही प्रोनाउंसिएशन हम कर सकें, शब्दों का सही उच्चारण हम कर सकें, वहां से जो ध्वनियां आई हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से पुराने विद्वानों ने वायु को, श्वास को, प्राण को, देखिए हम वायु को ही क्या कहते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, सांसें जो लेते हैं, इसे ही हम प्राण कहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति के प्राण चले गए, अर्थात श्वासें चली गई। तो किस प्रकार से पुराने विद्वानों ने, महर्षियों ने सांसों की इतनी गहराई से जानकारी प्राप्त की कि वे कहाँ से आ रही हैं, किन किन भागों से शरीर के टकरा रही हैं, और वे हल्की श्वास है या भारी श्वास है, वे मुखमंडल के कौन कौन से भाग से टकरा रही हैं, होंठ से टकराती हैं, जिह्वा से टकरा रही हैं, तालू से टकरा रही हैं, दंत से यानी दांतों से टकरा रही हैं, मूर्धन्य से टकरा रही हैं, ये सब उन्होंने पूर्णतः इसकी जानकारी प्राप्त की और इस पूरी जानकारी को आपके लिए जो बनाया, उसको ही हम व्याकरण में भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा विज्ञान अपने आप में एक पूरा का पूरा विज्ञान है। क्या आप जानते हैं, जो बच्चे सही से बोल नहीं पाते या हकलाते हैं बोलते समय, आपको पता है कि उनको भाषा विज्ञान के माध्यम से सही बोलना, सही उच्चारण करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारा खेल जो है श्वास का है और जीभ का है, यानी जिह्वा। जहां जहां आपकी जिह्वा, ओष्ठ कहां कहां टकराने चाहिए, उस वर्ण को बोलते समय श्वास कितनी आनी चाहिए और कब है हल्की सी दबाव लेना चाहिए या बाहर एकदम से स्वतंत्रता से निकल जानी चाहिए, तो ये सब जानकारी आपको इस पाठ के अंतर्गत बताई जाएगी। प्यारे छात्रों, अब मैं पाठ का आरंभ कर रही हूँ। आप संपूर्ण पाठ को ध्यान से सुने और आपको इस पाठ में फिर कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। पहला है वर्णमाला। प्यारे छात्रों, जब आप दीपावली में दिए जलाते हैं, तो उनको अपने घर आंगन में बहुत व्यवस्थित रूप से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि आपका जो दिया लगाने का, दीपकों को जलाने का, दीपकों को लगाने का जो क्रमबद्ध, पंक्तिबद्ध जिस प्रकार से आपने लगाए हैं, उनसे एक आकर्षण हो जाए आपके घर की ओर, कि आपका घर सबसे सुंदर लगे। दूसरा, आप भगवानों को फूल माला चढ़ाते हैं। फूलों की माला में भी आप देखते हैं कि एक व्यवस्था होती है फूलों की, और उनकी ओर हमारा आकर्षण हो जाता है।
तब हम उस माला को खरीदते हैं। ऐसे ही मोतियों की माला जो आप गले के लिए खरीदते हैं अपनी सुंदर सुंदर, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें जो एक वो धागे में पिरोई होती हैं, जो वो एक सूत्र में बंधी हुई होती हैं, उनमें जो व्यवस्था होती है उसके कारण आप आकर्षित होते हैं। ठीक ऐसे ही आपको वर्णमाला, जो आपके वर्ण हैं, अ से लेके ज्ञ ज्ञानी तक के जितने वर्ण आपके हिंदी में होते हैं, उनको भी एक व्यवस्था में जब रखा गया तो वह वर्णमाला कहलाई। इसमें प्रावधान यह है कि पहले स्वर रखे जाएंगे और उसके बाद व्यंजन रखे जाते हैं। और व्यंजनों को रखने का भी एक तरीका है कि पहले 5 पंक्तियां, जो क से लेकर म तक की आपकी 5-5 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पहली पंक्ति में 5 वर्ण आएंगे, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। दूसरी पंक्ति में फिर 5 आएंगे, तीसरी पंक्ति में फिर 5 आएंगे, चौथी पंक्ति में 5 और पांचवी पंक्ति में भी 5। इस प्रकार से आपके 25 व्यंजन जो होंगे वो एक कतार में होंगे। उसके बाद 4 आपके जो होंगे वो अगली पंक्ति में आएंगे और उसके बाद 4 अलग पंक्ति में आएंगे। तो इस प्रकार से जो वर्णों की व्यवस्था की गई है, उससे उसकी वर्णमाला बन जाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। एक पूर्ण वाक्य में हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। हम जो भी भाषा लिखते हैं या बोलते हैं, वह वर्णों के मेल से ही लिखी और बोली जाती है। हिंदी भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। प्यारे छात्रों, ये पहले 44 थे। हिंदी में कुल जो वर्ण थे वो 44 हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि भाषा विस्तार कर रही है, अब भाषा में विदेशी शब्द भी आ रहे हैं, तो उन सब के कारण, इसका विस्तार हो जाने के कारण अब हिंदी में कुल वर्ण कितने हो गए हैं? 48 हो गए हैं। इसमें से पहला है स्वर। हिंदी में केवल 11 स्वर होते हैं। वैसे आप जब लिखते थे आज तक, तो आप अ से लेकर अह खाली तक स्वरों में लिखते थे, लेकिन अब आप कक्षा 7 में हैं, तो यहाँ आपको यह बताना आवश्यक है कि हर वर्ण का क्या महत्व है और वह वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो हिंदी में स्वर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, आ। ये आपके 11 स्वर हैं। इसके बाद 2 आपके अयोगवा होते हैं, अंग और अह। देखो प्यारे बच्चों, इन्हें अयोगवाह क्यों कहा गया है? जब हम स्वर कहेंगे तो स्वर को बोलते समय हम किसी की भी मदद नहीं लेंगे, कोई व्यंजन की मदद हम नहीं लेंगे। अ, आ, ई, हम किसी और की मदद नहीं ले रहे। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये जब बोले जाते हैं तो केवल इन्हें ही बोला जाता है, इनके साथ किसी की मदद नहीं ली जाती। जबकि व्यंजनों को बोलते समय स्वर की मदद लेना जरूरी है। अगर आप व्यंजन बोल रहे हैं तो आप बिना स्वर की मदद के नहीं बोल सकते। ये मैं आपको अभी जब व्यंजनों के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको इसको पूरी तरह समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और अह। देखिए, ये ना तो स्वर है पूरी तरीके से, ना तो ये स्वर है और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन है। क्यों? इसमें पहले हम स्वर बोल रहे हैं अ, लेकिन पीछे बोल रहे हैं ग, वो तो व्यंजन है। तो अंग। दूसरा है अह, पहले अ जो कि स्वर है और उसी के साथ हम व्यंजन का प्रयोग भी कर रहे हैं, अह, ह। तो इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह का अर्थ है जो ना पूरी तरीके से
संपूर्ण रूप से जो न स्वर हो और न जो व्यंजन हो। देखो, व्यंजनों की शर्त यह है कि जब उनको बोला जाता है तो पहले व्यंजन आता है और उसके साथ चिपका हुआ स्वर होता है। जैसे क, क प्लस अ, क, का, क प्लस आ, कि, क प्लस ई। तो पहले मैं व्यंजन बोलती हूं, उसके बाद उसमें स्वर चिपका हुआ है। लेकिन अयोगवाह में पहले स्वर आता है और उसके साथ व्यंजन चिपका हुआ है, इसलिए इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। वर्णमाला जो होती है बच्चों, वो देवनागरी लिपि में लिखे जाती हैं। इसका पहला स्वर फिर व्यंजनों की व्यवस्था होती है इसको लिखते समय, और हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह या वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के विद्वानों ने इनको 48 वर्ण बताया है। स्वर आपके 11 होते हैं, अ से लेके औ से औरत तक, और अयोगवाह जो हैं आपके वो 2 हैं, अंग और अह, जिनमें से अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग जो है आपका, वो सारे संस्कृत के तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यंजन में अंतर्निहित रहता है। जैसे मैंने बोला क, अपने आप उसमें अ जुड़ा हुआ है। ख, ग, घ, ड़, च, छ। तो जिस तरह देख रहे हैं आप, अ सभी व्यंजनों में अपने आप चिपका हुआ है, जैसे फूल के साथ खुशबू। आप उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये दिखता नहीं है कि क इसमें लगा हुआ है, लेकिन आप मुंह से बोलें तो ध्वनि आपको बता देगी कि इसमें अ लगा हुआ है। प्यारे छात्रों, व्यंजनों को पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी पुस्तिका पर, अपनी कॉपी पर ये व्यंजनों को लिख लें। क, ख, ग, घ, ड़ जो होते हैं इन्हें आप लिख लीजिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। या आप कोई ऐसी पुस्तक जिसमें क से लेकर ज्ञ तक लिखा हुआ है, आप उसे अपने सामने रख लीजिए। अब इसमें क के ऊपर नंबर 1, ख पर 2, ग पर 3, घ पर 4 और ड़ पर 5 नंबर डाल लीजिए। और इसी प्रकार से आप च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म तक इसी प्रकार से नंबर डाल लीजिए। च पर 1, छ पर 2, ज पर 3, झ पर 4 और यहाँ पर 5। आप देखेंगे कि अंतिम जो इस पर आप 5 नंबर डाल रहे हैं, 5 नंबर डाल रहे हैं, वो ड़, य, ण, न, म ये हैं। इनके आगे आप लिख दीजिए पंचमाक्षर। ये 5 के 5 पंचमाक्षर कहलाते हैं, यानी कि 5वें स्थान पर आने वाले अक्षर। और जो पंक्ति 1 है, क, च, ट, त, प, इस पर आप देख रहे हैं, ये इनके वर्ग का प्रारंभ है, यानी क वर्ग इसी को बोलेंगे हम, जिसके अंतर्गत ख, ग, घ, ड़ आएगा। च वर्ग बोलेंगे तो जिसके अंतर्गत छ, ज, झ, य आएगा। ट वर्ग बोलेंगे तो ठ, ड, ढ, ण आएगा। त वर्ग के अंतर्गत थ, द, ध, न आएगा। प वर्ग के अंतर्गत फ, ब, भ, म आएगा। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने आपको लिखवाया, इसके लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला आसानी से याद करने का, उसको आप लिख लीजिए। कचट तप यश। ये क्या है कि जो आपने सामने नंबर 1 पर लिखे हुए हैं, उनका फॉर्मूला है। तो जैसे क, अगर आप भूल गए कि क के बाद कौन सी लाइन आएगी, कौन सी पंक्ति आनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपको 1 मिनट में याद दिलाएगा कि च वाली पंक्ति आएगी। क के अंतर्गत आने वाले, च के अंतर्गत आने वाले, ट के, इस तरीके से। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि क से लेकर म तक ये 25 अल्फाबेट हैं, 25 वर्ण हैं। इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को हम अंतःस्थ
अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह को हम ऊष्म व्यंजन यानी गर्मी वाले व्यंजन कहते हैं। इनको अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक व्यंजनों के अंतर्गत जब उनके भेद बताऊंगी तब पढ़ाऊंगी। अब दोबारा से आ जाइए वर्णों के भेद पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब वर्णमाला बनाई जाती है तो उसमें हिंदी का नियम यह है वर्णमाला का कि पहले स्वरों को लिखा जाएगा सारे अ से लेके अह तक और फिर व्यंजनों को लिखा जाता है। वर्णों के भेद काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। दो हैं स्वर और व्यंजन। स्वर जिन्हें आप इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, AEIOU पढ़े हैं ना आपने? हाँ, ये क्या होते हैं आपको पता है कि इंग्लिश में इनके अलावा ये 5 वॉवल के अलावा कोई भी अल्फाबेट बोलते हैं तो उनमें इनकी साउंड्स आती है, ऐड अपने आप हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हिंदी में जब आप व्यंजनों को बोलेंगे तो ये जो स्वर हैं 11 स्वर ये अपने आप उन व्यंजनों में ऐड हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, जुड़ कर आते हैं। तो स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुके निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल्स। इनको हमने स्वरों को मात्राओं की दृष्टि से हमने बांटा हुआ है, यानी जिसको बोलने में जितना समय लगता है सांस की मात्रा, समझ गए, उस हिसाब से हमने इनको बांटा हुआ है। पहला है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 ही होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, और इनको बोलने में कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय। दूसरा है दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक मात्रा और 2 मात्रा क्या है? यानी कि आपको मैं आसान तरीके से बताऊं कि जैसे आपको अगर 1 सेकंड लग रहा है अ बोलने में तो आपको 2 सेकंड लगेंगे आ बोलने में। ठीक है। तीसरा है प्लुत स्वर, लॉन्गर वॉवल्स, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है। जैसे ओम, भैया। अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको ह्रस्व स्वर बोलने में 1 सेकंड लगता है तो दीर्घ स्वर बोलने में 2 सेकंड लगेगा और प्लुत स्वर बोलने में 3 सेकंड। तो ये है मात्रा। ठीक है, ये मैंने आपको आसानी से आपको समझ में आ जाए कि ये मात्रा क्या है, एक मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय, इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये बता रही हूं। अब जो हमारे स्वर होते हैं ना वही हमारी मात्राएं भी होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हमारे पास 11 स्वर हैं तो हमारे पास मात्रा भी 11 ही हैं। जैसे अ की जो मात्रा होती है वो अपनी आप मात्रा नहीं होती, वो हर वर्ण में, हर व्यंजन में लगा हुआ होता है, स्वतः ही लगा होता है। क, ख, ग, घ, ड़। जब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे ना, जब अल्फाबेट को हम तोड़ेंगे, छोटे से छोटे टुकड़े करेंगे जिसके बाद उसके और टुकड़े हो ही नहीं सकते, उन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप देखोगे क के नीचे हम हलंत लगाएंगे और प्लस अ लिखेंगे। ठीक है, क हलंत जमा अ, तब बनेगा क, जो आप अपने क ख ग लिखते हैं ना वो तब पूरे होते हैं।
तो अ स्वर के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों का मेल जब व्यंजन से होता है तो केवल उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में मात्राओं के प्रयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर स्वर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं सामने एक तालिका दी गई है, उसमें स्वर लिखे हैं। स्वर ही हमारी मात्राएं होती हैं हिंदी में। व्यंजनों के ऊपर जो मात्रा लगाते हैं हम, वो स्वर होते हैं। तो अ की तो अपनी कोई मात्रा है नहीं, क्योंकि वह हर व्यंजन के साथ अपने आप ही लगा हुआ है। जब आप क, ख, ग बोलते हैं तो साउंड इसमें अपने आप जुड़ी हुई है। ठीक है, ये ध्वनि जुड़ी हुई है। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी वर्णों के छोटे से छोटा खंड की उसके बाद उस अल्फाबेट का और कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता, तब हम जब क लिखेंगे या ख लिखेंगे तो क के नीचे हलंत लगाएंगे और प्लस अ लिखेंगे इजिकल टू क, जो आप बचपन से बनाते आ रहे हो ना क, तब वो कंप्लीट होता है। अन्यथा उस क में दो भाग होते हैं, एक क वर्ण आपका जो व्यंजन है वो, और दूसरा उसमें स्वर जुड़ा होता है। आ की मात्रा एक डंडे की तरह होती है, आपने देखी हुई है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, औ। इस सामने मात्राएं दी गई हैं और इन मात्राओं का प्रयोग जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो आप 12 खड़ी का प्रयोग करते हैं। 12 खड़ी होती है क, का, की, कु, क्री, के, को, कौ। इस प्रकार से जो बच्चों को याद कराई जाती है मात्राओं के लिए, उसे 12 खड़ी कहा जाता था। पहले के लोग इस तरीके से मात्रा याद करते थे। अब मात्राओं से फिर हम शब्द बनाने लगते हैं। काम, कान, काला, किताब, किसान, कीमत, कील, कुल, कुछ, कूड़ा, कूप, कृपा, कृपाल, केकड़ा, केवड़ा, कैसा, कैलाश, कोयल, कोमल, कौशल्या, कौआ। इस प्रकार से हमारे जो स्वर होते हैं वही हमारी मात्राएं होती हैं, जो व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। जब हम व्यंजन लिखते हैं तो इन व्यंजनों के नीचे हम जब बड़े हो जाते हैं और व्याकरण में जब हम इन्हें लिखेंगे तो इनके नीचे हलंत लगाएंगे। आप देख रहे हैं हलंत किसे कहते हैं? जो हर वर्ण के पैर पर अर्थात नीचे की ओर लगता है, और यह कहां से जा रहा है? यह आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में ऊपर है और राइट में नीचे की ओर जा रहा है, यानी उल्टे हाथ से ऊपर है और सीधे हाथ की ओर जाता है नीचे की ओर। इसे हम हलंत कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा की तरह है, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा में हम एक गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं ना बड़े ऊ की मात्रा लिखते समय, वो सर्कल नहीं बनेगा इसमें, बस एक सादा डंडा नीचे की ओर खींच दिया जाएगा, उसको हम हलंत कहते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। जब किसी भी व्यंजन का मेल स्वर के साथ होता है तो हलंत का चिन्ह खत्म हो जाता है या उसका लोप हो जाता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जैसे क प्लस अ इज इक्वल टू क, ग हलंत प्लस अ इज इक्वल टू कंप्लीट या पूरा ग, ख हलंत प्लस अ इज इक्वल टू कंप्लीट ख या पूरा ख, घ हलंत प्लस अ इज इक्वल टू घ, पूरा घ। अनुनासिक, सेमी नेजल। देखो, हम जब कुछ वर्णों को बोलते हैं तो उसमें हम जो वायु निकलती है हमारे मुख से, वो नाक और मुंह दोनों से निकल रही होती है, तो उसको अनुनासिक कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका यानी नाक में से निकलती है, उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे पांच, आंख, चांद, पूंछ, मूंछ, दांत आदि। जब किसी वर्ण के शिरोरेखा, शिरोरेखा बेटा जब आप हिंदी लिखते हैं ना तो उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं ना, क लिखते हैं, क के ऊपर एक लाइन लगाते हैं, तभी वो आपका हिंदी का क बनता है। ठीक है, नहीं तो मराठी का क बन जाएगा। ख लिखते हैं तो उसके ऊपर शिरोरेखा लगाते हैं, उसको शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा मतलब उसके सिर के ऊपर जो रेखा खींची गई है के ऊपर मात्रा आ जाती है तो उसमें चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, हैं, मैं आदि। अनुस्वार, नेजल। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकालते हैं
तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु अंकित किया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, वंश, रंग, अंत आदि। विसर्ग, जिन ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है, जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि। आप देखेंगे कि जिस वर्ण पर ये जो लिखे जाते हैं आपके विसर्ग जो होते हैं, ये संस्कृत के शब्दों पर ही लिखा हुआ होता है। ये संस्कृत से ही आया हुआ है विसर्ग, और ये संस्कृत के शब्दों पर ही लगा हुआ होता है, जिन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है। व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते। इनको बोलने के लिए आपको व्यंजनों यानी वॉवल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुख से बाहर आती है। अब ये रुकती किन के लिए है? ये वॉवल्स की हेल्प लेने के लिए, यानी कि स्वरों की मदद लेने के लिए रुकती है, तभी तो क, ख, की, का जो भी आप बोले उसमें वो मात्रा ऐड होकर अपने आप आती है। उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक 33 व्यंजन यानी 33 कॉन्सोनेंट हैं, तथा ड़, ये ड डमरू के नीचे जो एक बिंदी है और ढ ढक्कन के नीचे एक बिंदी है, ये दो अन्य व्यंजन आए हुए हैं, नए आए हुए हैं हमारे हिंदी में। तो ये दो अन्य व्यंजन और आ गए हैं। अब है व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त दो अन्य व्यंजन होते हैं। इस प्रकार व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये निम्नलिखित है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला, स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स कॉन्सोनेंट। स्पर्श का क्या अर्थ है? स्पर्श का अर्थ है टच। अब क्या टच हो रहा है? देखिए, जब हम मुख से बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से वायु निकलती है। यह मुख मंडल के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जितनी भी चीजें हैं, क्या क्या हैं? हमारे होंठ हैं, दांत हैं, ताल है और मूर्धा है, काग है, ठीक है, कंठ है। तो इनमें से कहीं से भी अगर ये टच होते हुए आ रहे हैं, इन अल्फाबेट को बोलते समय, इन वर्णों को बोलते समय अगर वायु हमारे मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए निकल रही है, तो इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 हैं, लेकिन अब दो नए आ गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ड, ढ। तो इनको और जोड़ लेने के बाद अब हमारे पास 27 स्पर्श व्यंजन बन गए हैं। पहले जो 25 थे वो इस प्रकार से थे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, ड़, ये 5 है ना। इसी तरह च में भी 5 है, ट में 5 है, त में 5 है, प में 5 है। तो 5 into 5 कीजिए। एक तो 5 लाइनें हैं और हर लाइन में 5 है अल्फाबेट, तो 5 into 5 कीजिए, 25 बन गया। अब दो नए आ गए, ड़, ढ, इनको भी ऐड कर लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो बन गए 27। इस प्रकार से हमारे पास 27 स्पर्श व्यंजन है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, सेमी वॉवल्स कॉन्सोनेंट। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि सेमी वॉवल, ये वे व्यंजन जिनका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन स्वरों यानी वॉवल तथा व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट के मध्य होता है, यानी बीच में होता है। ये कुछ कुछ स्वरों की तरह और कुछ कुछ व्यंजनों की तरह इनका, जब हम श्वास बाहर की ओर फेंकेंगे इनको बोलते समय, तो कुछ ही स्वरों की तरह श्वास टकराती है इनमें और कुछ व्यंजनों की तरह। तो इस प्रकार से उनके मध्य का जो भाग है, इन दोनों के बीच की, स्वर और व्यंजनों के बीच वाली जो स्थिति होगी, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। वो कौन सी है? य, र, ल, व। थर्ड पॉइंट,
तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट्स कॉन्सोनेंट्स। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने मुंह के आगे, बिल्कुल होंठों के पास, अपना सीधा हाथ आगे करें, जैसे हम मुंह बंद करते हैं उस प्रकार से रखें, लेकिन मुंह होंठों पर चिपकाएं नहीं हाथ को। और अब ये वर्णों को बोलें, श, श, स, ह। तो आपने देखा ना, कुछ गर्मी का एहसास हुआ आपके हाथ पर। इसलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि जो वायु हमारे मुख से निकल रही है वो कहीं रगड़ खाकर या घर्षण करके उत्पन्न हो रही है, तो उससे गर्मी उत्पन्न होने लगी और इन व्यंजनों को बोलते समय हमें गर्मी का एहसास होता है। अब जो इसमें से श शलगम है, उसे तो आज हम वैसे ही बोलते हैं। जो श षटकोण है उसको आज हम मूर्धन्य से ना बोलकर श शलगम की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं। और ये जो श षटकोण है, ये हमने संस्कृत के तत्सम शब्द के लेखन में ही इसका प्रयोग होता है, जैसे दोष, विषम, पुरुष, संघर्ष आदि। अब छात्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमने भी व्यंजन में दो अलग से ध्वनियां पढ़ी थी ना, ड़, ड डमरू के नीचे एक बिंदी और ढ ढक्कन के नीचे एक बिंदी, इनकी भी एक चीज और है ध्यान देने वाली बात, कि ये वर्ण जब शब्द बनेंगे ना इनसे, तो ये कभी भी नए, इनका जब शब्द बनाएंगे तो ये स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ये मिड में आ सकते हैं और एंड में आ सकते हैं, यानी मध्य में आएंगे और अंत में आएंगे, लेकिन इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होगा। जैसे आप लिखेंगे सड़क, तो देखो बीच में आ रहा है ना ड़, बूढ़ा ढ लास्ट में आ रहा है, अंत में आ रहा है, लेकिन इनसे कभी कोई शब्द शुरुआत से नहीं बनेगा। ठीक है। अब आ जाइए अन्य ध्वनियां। इन्हें हम आगत ध्वनि कह सकते हैं। आगत मतलब जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में भी पढ़ाया था कि अंग्रेज, अरबी, फारसी, यहाँ कितने लोग हिंदुस्तान में आए, भारतवर्ष में आए, तो इतने सालों तक उन्होंने राज किया, तो उनकी भाषा के कुछ शब्द हमारे अपने आप ही आ गए हमारी भाषा में, और उन्हें हमने ग्रहण भी कर लिया, तो वो अन्य ध्वनियों के नाम से उन्हें हम जानते हैं। और जिसमें से जो अंग्रेजी के शब्दों के लिए हमने जो ध्वनि ली, उसको हम बोलते हैं अर्धचंद्र। ठीक है। जो पूर्ण चंद्र है वह हमारा किस में आता था? अनुनासिक में आता है, जो पूर्ण चंद्र होता है। ठीक है, क्योंकि एक चंद्रमा की तरह और उसके ऊपर एक बिंदी होती है, लेकिन अर्धचंद्र में सिर्फ चंद्रमा की तरह बनेगा साइन या चिन्ह, उसके ऊपर डॉट नहीं लगेगा, बिंदी नहीं लगेगी, इसलिए उसको अर्धचंद्र कहा गया है। तो जो आपकी अन्य ध्वनियां हैं उसमें आपके अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं, फारसी से आए हैं और उर्दू से आए हैं। जैसे कॉपी, अगर ये ध्वनि हम ना लेते तो हम इसको क्या पढ़ते? कापी, गलत है। कॉपी, ओ की मात्रा लगा देते तो कॉपी, बिल्कुल गलत है। हमें अंग्रेजी का जो शब्द हमने अपनी हिंदी भाषा में ग्रहण किया है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं बिगड़ना चाहिए, तभी तो हम उसको कॉपी, क्योंकि हमने इसमें अर्धचंद्र की बिंदी, अर्धचंद्र की मात्रा इसीलिए ली है। डॉक्टर। नेक्स्ट है आपका, अगला है जमीन। ये मूर्धन्य है और वर्ण के नीचे बिंदु लगा है, इसको आप नुक्ता कहते हैं। जो अल्फाबेट के या वर्ण के नीचे जो बिंदी लगी होगी उसको नुक्ता कहा जाता है। कागज, वर्ण के नीचे लगा हुआ है, ये भी ज के नीचे लगा हुआ है, तो इसको भी क्या कहेंगे आप? नुक्ता। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, यानी कि कंजंक्शन कॉन्सोनेंट। ये क्या होते हैं? इसमें आपके दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाएंगे। कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, श्रमिक और ज्ञानी, जिसे आप ज्ञ बोलते हैं, वैसे उसे सही हिंदी में उसको प्रोनाउंस करने का तरीका है, उच्चारित करने का तरीका है ज्ञ, लेकिन हम ज्ञानी बोलते हैं। खैर, अब क्षत्रिय जो आपका बना हुआ है वो क हलंत प्लस श षटकोण हलंत प्लस अ इजिकल टू क्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि क आधा है, श षटकोण पूरा है, तो बनता है क्षत्रिय।
क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें दो व्यंजन आ रहे हैं, क और दूसरा श। ऐसे आपका त्र, ये बनता है त हलंत प्लस र, त्र। श्र बनता है श शलगम प्लस र। ज्ञ यानी ज्ञ ज्ञानी जिसे आप बोलते हो, ज्ञ बनता है ज प्लस य, ज्ञ। जैसे ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ आदि। हिंदी भाषा में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर वाले व्यंजन भी आपस में मिल जाते हैं। इन शब्दों को भी संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, लेकिन इनको कहते हैं दो व्यंजनों का गुच्छ यानी गुच्छा। इन्हें द्वित्व व्यंजन यानी दो व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये स्वर रहित व्यंजन जो स्वर संयुक्त व्यंजनों के साथ, यानी कि स्वर रहित का मतलब है इनकम्प्लीट कॉन्सोनेंट, यानी कि क ख ग घ जो आधे बनते हैं, वो स्वर संयुक्त व्यंजनों के साथ, यानी इनकम्प्लीट कॉन्सोनेंट एक कंप्लीट कॉन्सोनेंट के साथ आधा आधा आपका व्यंजन पूरे व्यंजन के साथ जब मिलता है तो उसको जब उच्चारित करते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ये एक से ही व्यंजन होते हैं और दो बार आते हैं, एक बार इनकम्प्लीट होगा, एक बार कंप्लीट। जैसे पत्ता, आप देख रहे हैं, आधा त पूरा त। बच्चा, दो बार च है, एक बार आधा एक बार पूरा। छज्जा, दो बार ज, एक बार आधा एक बार पूरा। सज्जन, ज एक बार आधा एक बार पूरा आदि। अब र व्यंजन का प्रयोग देखिए, र व्यंजन का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। जैसे आप लिखते हैं प्रश्न, तो प पे जो र लगता है यानी उसके पैर पे, इसे पदेन र भी कहा जाता है, जो पैरों पर लगता है किसी अल्फाबेट के, किसी वर्ण के। तो जैसे प्रकार, एक होता है जो शीर्ष पर लगता है र, जैसे कर्म, धर्म। इसी प्रकार से हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो एक तो खड़ी पाई वाले होते हैं, जैसे क ख, यानी जिसमें भी खड़ा डंडा लगा होगा और फिर उसमें आप अल्फाबेट को लिख रहे हो, तो वो खड़ी पाई वाले हैं। दूसरे होते हैं गोल, गोल मतलब जैसे ट ठ ड ढ, ये सारे गोल गोल हैं। इनको खड़ा करने के लिए, जैसे प को खड़ा करने के लिए आपने देखा ना एक लंबा डंडा खींच रहे हैं आप, तो वो सब इसमें नहीं होगा। तो ये वाले जो होते हैं वो गोल वाले कहलाते हैं, गोल वर्ण। इसमें जैसे ट्रक, तो ये भी पदेन र है, ट और इसके नीचे र, लेकिन इसमें जब र लगाएंगे तो प्रश्न की तरह नहीं लगाते कि एक लगा दिया बस, एक नहीं लगता, इसमें दो लगेंगे। यानी कि सिंपल आप कह सकते हो, जैसे आप ए फॉर एप्पल लिखते हैं उसी तरीके का छोटा सा, लेकिन ए के बीच वाली लाइन मत डालना बस। तो जैसे ट्रक, इस तरीके से। अब एक होता है आपके री से ऋषि की मात्रा, आपको याद होगा होती है कि कृषि में लगती है ना। तो ये जो री का प्रयोग होता है ये संस्कृत शब्दों में ही होता है, जैसे घृत, कृष्ण, कृपा, यानी आप री को कह सकते हैं कि ये संस्कृत का ही शब्द है, इसलिए इससे बनने वाले शब्द भी तत्सम शब्द ही होते हैं। अब र का जो प्रयोग है, जैसे प्रकार में आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रश्न लिख रहे हैं तो प आधा होगा, ठीक है, और उसके बाद जो श है, क्योंकि वो अपने आप में ही आधा है, प्रश्न, तो इसलिए आधा है। अदरवाइज मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ जिससे और इजी हो जाएगा आपके लिए। प्रकार, तो प आधा होगा, उसके नीचे हलंत कर दीजिए, प्लस र हलंत प्लस अ, तो ये र अ यानी पूरा र बन गया। तो प्र जब लिखना होगा तो प इनकम्प्लीट होगा और जो उसके नीचे मात्रा डल रही है ना र की, वो अपने आप में पूरा र है। ऐसे दूसरा है आपका ट्रक, ये भी सेम इसी का ही मात्रा है, लेकिन ये गोल वर्णों पे लगती है। ट लिखेंगे वो आधा होगा और जो र होगा वो कंप्लीट होगा, यानी र हलंत प्लस अ यानी पूरा कंप्लीट र। दूसरी मात्रा है कर्म वाली जो शीर्ष पर लगती है, उसमें क्या है, क हलंत होगा प्लस अ यानी क कंप्लीट है और जो र है वो इनकम्प्लीट है, वो अधूरा है, तो इसलिए वो बिना स्वर के साथ है, तो उसमें हलंत लगेगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण।
पहले तो प्यारे बच्चों ये समझो कि इन्हें अल्प प्राण और महाप्राण क्यों कहा है। क्योंकि जब तक किसी की सांसें चल रही हैं तभी तक कहते हैं उस व्यक्ति में प्राण है। सांसें खत्म, व्यक्ति खत्म, प्राण खत्म। इसलिए जब श्वास यानी सांस कम लगे, हल्की हो, तो उसे अल्प प्राण कहा गया है व्यंजनों में। और जब व्यंजनों को बोलते समय वायु ज्यादा लग रही हो, ताकत उस वर्ण को बोलने में अल्प प्राण के वाले वर्णों को बोलने से अधिक ज्यादा मात्रा लग रही हो बोलते समय वायु की, तो उसे महाप्राण कहा गया है। तो प्राण का अर्थ है श्वास, सांस, ठीक है, जो आप लेते हैं। पहला है अल्प प्राण, नॉन एस्पिरेटेड। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कमजोर होकर, यानी कमजोर मतलब हल्की होकर और कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ग, ड। इसे आसानी के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जो भी क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा है, पहला, तीसरा और पांचवा, वह आपका अल्प प्राण कहलाएगा। इसी तरीके से आप कहां तक इसे कर लेंगे? च वर्ग का कर लीजिए, ट वर्ग का कर लीजिए, त वर्ग का और प वर्ग का, यानी ये कचट तप, ये जो फॉर्मूला प तक जा रहा है, वहां तक आप इसका पहला, तीसरा और पांचवें नंबर का अल्फाबेट अगर आप ले लेंगे, वर्ण आप ले लेंगे, तो वह अल्प प्राण कहलाएगा। अब ये तो हो गए कचट तप तक। अब य, र, ल, व वाले ये चारों ले लीजिए, ये भी आपके क्या है, यानी अंतस्थ व्यंजन, वो भी अल्प प्राण में आते हैं। और ड़, लड़का, जो ड नीचे लगा था, डमरू के नीचे बिंदी थी एक, वो, ठीक है, यानी कि क, ग, ड़, च, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ड़, ये आपके अल्प प्राण में आएंगे। इनको बोलते समय वायु बहुत हल्की आपके मुखाग्र से निकलती है। दूसरा है महाप्राण, एस्पिरेटेड। इसमें क्या होगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में और जोर से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये कौन से होंगे आपके? ये आपके जो मैंने अभी बताया था ना, कचट तप, यहां तक के फॉर्मूले के अनुसार, सूत्र के अनुसार, जो आपके अल्फाबेट दूसरे और चौथे नंबर पर हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। प्लस ऊष्म व्यंजन आपके 4 थे, श, श, स, ह, वो आ जाएंगे। और ढ ढक्कन जिसके नीचे बिंदी है, ये तीनों आपके किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह, ढ़, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे देश में क्योंकि कई पंजाबी हैं, कई बंगाल के हैं, कई साउथ के होते हैं, यानी कि दक्षिण भारत से होते हैं, तो उनकी हिंदी को जब वो बोलते हैं तो उसमें कई उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे बोलियों का प्रभाव है हम पर। लेकिन शुद्ध जो होती हैं, यहाँ पर आपको अशुद्ध और उन्हीं का शुद्ध रूप दिया गया है। मैं आपको केवल उनका शुद्ध रूप पढ़ के सुना रही हूँ और आप भी शुद्ध शब्दों को ही याद कीजिए। आसमान, आकाश, बूढ़ा, आकांक्षा, प्रशंसा, हिंदू, दीवार, रूप, व्यापार, ज्ञान, पालतू, गुण, परीक्षा, शिशु, सांसारिक, उन्नति, स्वास्थ्य, घनिष्ठ, शासन, उपर्युक्त, अतिथि, वन, वनस्पति, गुरु, समाधि, बीमार, दिवाली, आंख। ऋण, आशीर्वाद, कृपा, मुनि, क्षमा, रामायण, गुण, निष्ठा, राष्ट्र, रेलगाड़ी, अधीन, श्रीमती, शक्ति, शुरू। याद रखने योग्य बातें। अब यह संपूर्ण पाठ आपको पढ़ा दिया गया है। इसमें जो मुख्य कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए, वो बिंदु आपको दिए गए हैं,
मैं आशा करती हूँ आप इन्हें याद कर लेंगे अच्छी तरह। पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। दूसरा, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। चौथा, वर्णों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। पांचवा, अस्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। प्यारे छात्रों, अब इस प्रकार से आपका संपूर्ण पाठ हमने आपको पढ़ा दिया है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप पाठ को ढंग से पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्दी कर लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, वर्ण से आपका क्या अभिप्राय है? तो मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं, अर्थात हिंदी में कुल वर्ण 48 होते हैं। तीसरा है, व्यंजन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। चौथा है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर के भेदों का वर्णन भी कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। इनको बोलते समय किसी की मदद नहीं लेनी होती। और ये कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। और स्वर के भेद कितने? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 5वें नंबर का प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 है। वो कौन से हैं? श शलगम, श षटकोण, स सपेरा और ह से हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, च अंतःस्थ व्यंजन की परिभाषा दीजिए। तो अंतःस्थ व्यंजन थे आपके सेमी वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स। वो लिखिए, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 है। ये कौन से? य, र, ल और व। नेक्स्ट, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह वे होते हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, अर्थात जिन स्वरों को बोलते समय व्यंजनों की मदद लेनी पड़ती है, वे अयोगवाह कहलाते हैं। ये कौन से थे? ये आपके 2 थे, अंग और अह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखिए, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं आपके? कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से थे? ये भी 4 थे आपके, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, श्र श्रमिक और ज्य ज्ञानी। इनके शब्द लिख लीजिए 2। श क्षत्रिय के लिखिए क्षत्रिय, क्षमा। त्र के लिखिए त्रिशूल, पत्र। श्र के लिखिए श्रमिक, श्रवण। ज्य के लिखिए ज्ञान, ज्ञानी यानी ज्ञान और ज्ञानी। नेक्स्ट, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को 2 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आपका जो पहला है आपका वो है अनुस्वार। अनुस्वार कौन से होते थे? जिनका जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते थे? अनुस्वार कहते थे। और इसके ऊपर एक बिंदी लगती है, बस। इसके 2 शब्द लिख लीजिए, अंक और हंस। और शब्द हैं इसके गंगा, वंश, रंग, अंत। अनुनासिक वो होते हैं जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका यानी नाक दोनों में से निकलती है, उस वर्ण को हम अनुनासिक कहते हैं। और इसमें उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगती है, एक चांद की तरह, और एक उसके ऊपर बिंदी। ठीक, इसके 2 शब्द लिखिए, 5 आंख। बाकी शब्द हैं इसके चांद, पूंछ, मूंछ, दांत आदि। तीसरा है आपका विसर्ग। विसर्ग क्या था? जिन ध्वनि चिन्हों का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग
हम किस में करते हैं? संस्कृत में करते हैं। तो इसके 2 शब्द लिख लीजिए, अतः, प्रायः। इसका अन्य शब्द है दुख, पुनः, आदि। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, हिंदी में कुल 13 स्वर हैं, मैंने आपको बताया था 11 स्वर होते हैं, गलत है ये। तीसरा है, व्यंजनों का स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है, बिल्कुल सही। अनुस्वार वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है, गलत। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सही। वर्णों के टुकड़े भी किए जा सकते हैं, गलत। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, सही। नीचे दिए गए वर्गों में जो वर्ण आते हैं उन्हें लिखिए। क वर्ग लिखिए, क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ड़। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। प्रश्न संख्या 4, श्र, त्र, ज्य, क्ष का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाइए। श्र के 2 शब्द बनाइए, श्रमिक, श्रीमान। त्र का त्रिशूल, त्रिभुज। ज्य का ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञान, ज्ञानी। क्ष का क्षत्रिय और क्षत्रिय, और आप क्या लिखेंगे इसमें? एक क्षत्रिय और क्षमा लिख लीजिए, क्षमा। इस प्रकार आपका पाठ संपन्न हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना अधिक समझ में आएगा और इस संपूर्ण कार्य को आप अपनी कॉपी पर सुंदर लेख में लिखेंगे। ऐसी आशा करते हुए आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।